इस कहानी का आगाज़ एक सुनसान मैदान में होता है जहां 3 खौफनाक डायनें इकट्ठी होती हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है और फिजा में एक अजब सा खौफ है। ये डायनें अपनी पुरस्कार गुफ्तगू में तय करती हैं कि अगली बार मैदान जंग के बाद मैकबीथ से मिलेंगी। उनके अल्फाज फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर गोया पूरी कहानी की बुनियाद रख देते हैं। उसी दौरान स्कॉटलैंड का बादशाह डंकन अपने वफादार जर्नल मैकबीथ और बेनेकू की बहादुरी की खबरें सुनता है। दुश्मनों के खिलाफ मैकबीथ की शुजाअत ने सबको हैरान कर दिया था। बादशाह डंकन ऐलान करता है कि मैकबीथ को इनाम दिया जाएगा और उसे थेन ऑफ कार्डर का लक़ब दिया जाता है। ये खबर अगरचे अभी मैकबीथ तक नहीं पहुंची थी, मगर जल्द ही किस्मत ने उसे एक नए मोड़ पर खड़ा करना था। मैदान जंग के बाद जब मैकबीथ और बेनेकू वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में वही 3 डायनें सामने आती हैं। उनकी शक्लें खौफनाक और आवाज़ें अजीब सी थीं। पहली डायन पुकारती है, सलाम हूँ मैकबीथ थेन ऑफ गलीमस। दूसरी कहती है, सलाम हूँ मैकबीथ थेन ऑफ कार्डर। और तीसरी कहती है, सलाम हूँ मैकबीथ जो मुस्तकबिल में बादशाह होगा। ये सुनकर मैकबीथ हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि गलीमस तो वो पहले ही है, लेकिन कार्डर का लक़ब और बादशाहत कैसे मुमकिन है। बेनेकू भी डायनों से सवाल करता है, तो वो पेशगोई करती हैं कि बेनेकू के बेटे बादशाह बनेंगे, मगर वो खुद बादशाह नहीं बनेगा। इतना कहकर वो गायब हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद बादशाह के पैगाम रसां आते हैं और ऐलान करते हैं कि मैकबीथ को वाकई थेन ऑफ कार्डर बनाया गया है। मैकबीथ दम बखुद रह जाता है क्योंकि डायनों की पहली बात फौरन पूरी हो गई थी। अब उसके दिल में बादशाहत की ख्वाहिश और ज़्यादा शिद्दत से जाग उठती है। बेनेकू इसे समझाता है कि उन बातों पर अंधा यकीन ना करे, लेकिन मैकबीथ के दिल में लालच का बीज बोया जा चुका था। मैकबीथ अपनी बीवी लेडी मैकबीथ को ख़त लिखकर सब कुछ बताता है। लेडी मैकबीथ ये ख़त पढ़ते ही बहुत पुरजोश हो जाती है। वो जानती थी कि मैकबीथ फितरी तौर पर नरम दिल है और शायद कत्ल जैसे काम से हिचकिचाए, इसलिए वो तहैया करती है कि इसे इकसाएगी ताकि वो किसी भी कीमत पर बादशाह बनने का ख्वाब पूरा करे। जल्द ही बादशाह डंकन मैकबीथ के किले अनुरनीस में मेहमान बनकर आता है। लेडी मैकबीथ मौका देखकर शौहर को उकसाती है कि अब यही वक्त है। अगर डंकन को ख़त्म कर दिया जाए तो बादशाहत सीधी मैकबीथ के हाथ में होगी। मैकबीथ शुरू में हिचकिचाता है। वो कहता है कि डंकन एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह है और इसे कत्ल करना गुनाह होगा। लेकिन लेडी मैकबीथ अपने मजबूत अल्फाज और सख्त लहजे से उसके दिल की कमज़ोरी को तोड़ देती है। आखिरकार मैकबीथ इस कत्ल पर राज़ी हो जाता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, लेडी मैकबीथ बादशाह के मुहाफिजों को शराब पिलाकर बेहोश कर देती है। फिर मैकबीथ खंजर लेकर डंकन के कमरे में दाखिल होता है। वो लरजते हाथों के साथ उसे कत्ल कर देता है। कत्ल के फौरन बाद वो खौफज़दा होकर खंजर साथ ही ले आता है। लेडी मैकबीथ फौरन खंजर दोबारा ले जाकर मुहाफिजों के पास रख देती है ताकि इल्ज़ाम इन्हीं पर आए। सुबह जब खबर फैलती है तो पूरे महल में कहराम मच जाता है। डंकन के बेटों मेलबम और डोनाल्बिन को खतरा महसूस होता है और वो भाग जाते हैं। लोगों को शुबा होता है कि शायद वही अपने बाप के कत्ल में मुलव्वस हों। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मैकबीथ को बादशाह बना दिया जाता है। लेकिन तख्त पर बैठने के बावजूद मैकबीथ के दिल को सुकून नहीं मिलता। डायनों की पेशगोई याद आती है कि बेनेकू के बेटे बादशाह बनेंगे। वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। अब उसके दिल में एक नया खौफ जन्म लेता है और वो नए खून के रास्ते पर चल निकलता है। डैश डैश डैश। यहाँ से कहानी मज़ीद सनसनीखेज़ हो जाती है क्योंकि मैकबीथ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। मैकबीथ तख्त पर बैठ तो गया लेकिन सुकून इससे कोसों दूर था। दिन हो या रात इसके ज़हन में डायनों की पेशगोई गूंजती रहती, बेनेकू के बेटे बादशाह होंगे।
ये ख्याल उसे खा रहा था कि अगर ये सच हो गया तो सारी मेहनत और कत्ल ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि वो ताज जो खून बहा कर हासिल किया एक दिन इसके हाथ से निकलकर बेनकू की नस्ल को मिल जाएगा। बेनकू मैकबीत का पुराना साथी और जंग का साथी था, मगर अब मैकबीत को इससे खतरा महसूस होने लगा। वो सोचता रहा, मैंने डंकन को कत्ल किया, गुनाह अपने सर लिया, मगर बादशाही मेरे बच्चों को नहीं बल्कि बेनकू के बच्चों को मिलेगी। ये कैसे बर्दाश्त करूं? लेडी मैकबीत को भी मैकबीत की बेचैनी का अंदाज़ा हो जाता है। वो उसे कहती है, अब जबकि तख्त तुम्हारे पास है तो मुतमईन रहो। माजी को भूल जाओ, ये वक्त जश्न मनाने का है, ना कि खौफ पालने का। लेकिन मैकबीत मुतमईन नहीं होता। वो फैसला करता है कि अगर मुस्तकबिल में ख़तरा बेनकू और इसका बेटा फ्लेंस है तो इन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। एक शाम मैकबीत महल के एक अंधेरे कमरे में 2 कातिलों को बुलाता है। वो इन्हें कायल करता है कि बेनकू इसका दुश्मन है और वही उनकी बर्बादी का जिम्मेदार है। फिर इन्हें हुक्म देता है कि वो बेनकू और उसके बेटे फ्लेंस को रास्ते में घात लगाकर मार डालें। कातिल लालच और गुस्से में आकर उसके साथ वादा करते हैं। मैकबीत इत्मीनान की सांस लेता है कि अब इसका सबसे बड़ा खतरा ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन बादशाह मैकबीत ने महल में एक शानदार ज़ियाफ़त रखी। मेहमानों में अशराफिया, अमरा और बेनकू भी शामिल थे। लेकिन ज़ियाफ़त से पहले ही मैकबीत का मंसूबा चल पड़ा। जैसे ही बेनकू और फ्लेंस अपने रास्ते पर महल की तरफ बढ़ते हैं, कातिल अंधेरे में उन पर हमला कर देते हैं। बेनकू शदीद ज़ख्मी होता है और लड़ते लड़ते अपने बेटे फ्लेंस को आखिरी बार कहता है, दौड़ जाओ, बच निकलना। तुम्हारा मुस्तकबिल इस ताज से जड़ा है। फ्लेंस भाग निकलता है, लेकिन बेनकू वहीं कत्ल हो जाता है। जब ये खबर कातिल मैकबीत को देते हैं कि बेनकू मर गया है मगर फ्लेंस बच निकला है तो मैकबीत का दिल फिर दहल उठता है। वो सोचता है कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, मगर चूंकि ज़ियाफ़त शुरू हो चुकी थी, वो मेहमानों के सामने हंसने मुस्कुराने की कोशिश करता है। ज़ियाफ़त के दौरान अचानक मैकबीत को एक हौलनाक मंजर दिखाई देता है। वो बेनकू का खून आलूद भूत देखता है जो उसके तख्त पर बैठा है। बाकी सब मेहमानों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैकबीत चीख उठता है, यहाँ से हटो। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। मेहमान एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेडी मैकबीत फ़ौरन सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश करती है। वो मेहमानों से कहती है कि बादशाह कभी कभार ऐसे दौरों में मुब्तला हो जाता है, आप लोग बुरा ना मानें। लेकिन मैकबीत बार बार चीखता है जैसे कोई साया इसके सामने खड़ा हो। आखिरकार लेडी मैकबीत ज़ियाफ़त ख़त्म करा देती है। मेहमानों के जाने के बाद मैकबीत का हाल बुरा होता है। वो कहता है कि अगर ये खून आलूद ख्वाब और साए ख़त्म नहीं हुए तो वो पागल हो जाएगा। वो फैसला करता है कि अब दोबारा इन डायनों के पास जाएगा ताकि वो उसे मज़ीद पेशगोई बताएं, क्योंकि इसका दिल जानना चाहता है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है और फ्लेंस के बारे में क्या हकीकत है। लेडी मैकबीत भी अब थकने लगी थी। वो चाहती थी कि सब कुछ ठहर जाए, मज़ीद कत्ल ना हों। मगर मैकबीत के अंदर का खौफ और ताकत की हवस अब किसी काबू में नहीं थी। वो दिन रात नए मंसूबे बनाने लगा। मैकबीत अकेला खड़ा कहता है, अब मेरा दिल सुकून नहीं चाहता। जब तक हर ख़तरा ख़त्म ना हो जाए, जब तक हर पेशगोई मेरे हक़ में ना हो, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तकदीर मेरे खिलाफ है तो मैं तकदीर के खिलाफ जंग लड़ूंगा। अंधेरों में गूंजती ये आवाज़ गोया इसके खून आलूद सफ़र की अगली मंजिल का ऐलान थी। बेनकू के कत्ल के बाद भी मैकबीत के दिल को सुकून नहीं मिला। फ्लेंस जिंदा था और उसे यकीन था कि डायनों की पेशगोई के मुताबिक बेनकू की नस्ल एक दिन तख्त पर बैठेगी। ये सोच इसके दिमाग में जहर की तरह घुल गई थी। अब इसे ना नींद आती थी ना करार। आखिर उसने फैसला किया कि वो दोबारा इन डायनों के पास जाए और उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करे। रात के अंधेरे में मैकबीत उन सुनसान मैदानों में पहुंचता है जहां वो पहले भी उनसे मिला था।
तूफानी हवाएं चल रही थीं, बादल गरज रहे थे और खौफनाक आवाज़ों के साथ तीनों डायनी फिर नमूदार हुईं। इस बार उनके साथ एक हौलनाक मंजर था। बड़े बर्तन में खून और अजीब वाओ गरीब अशिया डालकर वो जादू कर रही थीं। उनकी आवाज़ गूंजती, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल।